एक आदमी जिसका कुछ दिनों पहले कत्ल हो जाता है, उसका कत्ल हो चुका है इस बात की जानकारी उसके घर वालों को नहीं थी। घर वाले उसे फ़ोन करते हैं और सामने से भी फ़ोन आता है तो पता चलता है कि किस तारीख को कत्ल होने के कुछ लगभग 5 से 6 दिन बाद वही आदमी अपने घर वालों से बात करता है। और जब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है और जिससे घर वालों ने कुछ दिन पहले बात की थी, उसका कत्ल तो बात होने के 1 हफ्ते पहले ही हो चुका है। लाश उसकी किसी दूसरी जगह मिलती है और वो आदमी जहाँ से बात किया था वो जगह वहाँ से 200 किलोमीटर दूर थी। अब इतनी सारी चीज़ें थी और इस आदमी ने मरने के बाद 200 किलोमीटर का सफ़र अगर तय किया और बात की तो ऐसा कैसे पॉसिबल था। इस मामले की जब छानबीन पुलिस वाले करते हैं और जांच पड़ताल करते हैं तो कुछ ऐसी कहानी निकल के इस मामले में सामने आई कि अगर इस कहानी को आप सुनेंगे, इस पूरी कहानी को अगर आप जानेंगे तो शायद कई मूवीज़ इसमें फेल हो जाएं। कई जो हॉलीवुड के सीरियल्स आते हैं, कई जो सीरीज आती हैं, वो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी क्योंकि मारने वाले ने जो दिमाग लगाया था और जो सारी चीज़ें इस पूरी कहानी में हुई वो अपने आप में शायद अब तक के इतिहास में बिल्कुल नहीं है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे, इस पूरी कहानी को अगर आप आज सुन लेते हैं तो शायद बड़ी से बड़ी वेब सीरीज, बड़ी से बड़ी मूवी इस कहानी के आगे फीकी लगने लगेगी। इस कहानी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक के इतिहास में बिल्कुल नहीं हैं। इस कहानी में कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो एकदम लास्ट तक अछूते रहते हैं, लेकिन जब उनका नाम आता है तो सारे लोग एक तरह से चौंक जाते हैं। तो सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। हमारे देश के कुछ महान वैज्ञानिकों ने, कुछ सेना के लोगों ने एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, INS विक्रांत। आपने इसके बारे में सुना होगा, शायद अगर नहीं सुना तो आप जान लीजिए। अब इसी क्रम में दूसरा जो एयरक्राफ्ट है INS विशाल, उसको भी बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। उस पर अभी काम चल रहा है और अगर ये लॉन्च होता है, सक्सेसफुली सारी चीज़ें हो जाती हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हो जाए, तो शायद हमारे देश का जो सैन्य गौरव है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बारे में हमारे देश की किसी मीडिया ने कोई चर्चा नहीं की और ये न्यूज़ मुझे विदेश के कुछ चैनलों से मिला। तो अब सोच के देखिए, हमारे देश की खबरें विदेश में चलती हैं लेकिन हमारी अपनी खबरें हमें लोग एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं। तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, देश की खुशी में खुश होइए। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे को भी बताइएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। एक जगह लगता है गंगरार, एक कस्बा है और उसी कस्बे में एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, काफ़ी सिद्ध है। गांव के सारे लोग अमूमन इस मंदिर पे शाम को बैठने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टाइम पास करते हैं। और इसी मंदिर के पीछे एक कुआं है। कहानी 16 नवंबर की है, आज के ठीक 1 महीने पहले की। 16 नवंबर को जब गंगरार कस्बे के लोग उस मंदिर के पास घूमने गए तो उसी मंदिर के पास जो कुआं है, शाम का वक्त था, उसी कुएं में उनको एक आदमी की लाश दिखती है। लाश पानी में तैर रही थी, सर लगभग गायब था, धड़ और बाकी हिस्सा तैर रहा था, बदन पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लाश बिल्कुल गल चुकी थी। अब एक गांव वाला जब इस लाश को देखता है तो देखने के बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों में सनसनी मचती है। मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस आती है, बॉडी को जैसे तैसे करके मशक्कत करती है, लाश को निकालती है। लेकिन जब लाश निकलती है, चूँकि लाश का सर गायब था, तो सारे लोगों में, खासकर पुलिस वाले हों चाहे आसपास के लोग हों, जो भी लोग इस लाश को देख रहे थे, सबके मन में बस एक सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी और इसको किसने मार के फेंका। चूँकि लाश जो देखने में लग रही थी लगभग 15 से 20 दिन पुरानी लग रही थी। गांव वाले बड़े परेशान थे कि 15-20 दिन पहले से ये लाश इस कुएं में अगर है तो हमने देखा क्यों नहीं, और अगर देखा तो अब तक किसी गांव वाले ने अब तक कोई कंप्लेन क्यों नहीं की। तमाम तरह की बातें हो रही थी, तमाम तरह के लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये लाश आखिर है किसकी, ये मरने वाला आखिर है कौन। पुलिस वाले उस लाश को बारीकी से देखते हैं, छानबीन करते हैं। लाश पे कोई कपड़ा नहीं था, आसपास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, सर भी गायब था। लाश की पहचान हो तो हो कैसे। इसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र उसके हाथ पे लिखे एक लेटर पे जाती है। कुछ शब्द थे जो उस आदमी के हाथ पे लिखे थे। पुलिस वाले टॉर्च जला के जैसे तैसे करके उस लिखे अक्षर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चूँकि लाश लगभग 15 से 20 दिन पुरानी थी तो जो कुछ लिखा था
वो इस कदर गल चुका था कि शायद उस चीज़ को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल था। पुलिस वाले जैसे तैसे करके उसको पढ़ते हैं और एक नाम जो उसके सामने आता है वो नाम था कमलेश रायका। पुलिस वाले एक दूसरे को बताते हैं कि ये लाश है, मरने वाले का नाम कमलेश रायका है। लेकिन इसी बीच जो एक आदमी खड़ा था उन्हीं गांव वालों में से, वो कहता है कि नहीं साहब, आप ध्यान से देखिए, ये कमलेश नहीं, ये महेंद्र रायका लिखा हुआ है। अब पुलिस वाले फिर से चेक करते हैं, कोई भी अक्षर क्लियर नहीं था। तो कभी पुलिस वालों को लगता कि महेंद्र लिखा हुआ है, कभी लगता कि कमलेश लिखा हुआ है। अब इस चीज़ की जांच करने का जो एक तरीका था, एकमात्र साधन था कि अगर आसपास के लोगों से पता किया जाए कि कोई कमलेश या महेंद्र नाम का आदमी गायब है तो शायद पहचान हो सकती है। पुलिस वाले आसपास के गांव के प्रधानों से संपर्क करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि कोई कमलेश या महेंद्र रायका नाम का आदमी अगर गायब हो आपके गांव में तो आप हमें फ़ौरन सूचना दीजिए। अब गांव के सारे प्रधान आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, सबसे पूरे गांव में छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि एक महेंद्र रायका नाम का आदमी पास के गांव से 16 नवंबर को ही गायब हो चुका है। अब पुलिस वाले थोड़ा सा चैन की सांस लेते, उन्हें लगता है कि चलो किसकी लाश है, इस बात का खुलासा हो गया। उसके घर वाले आते हैं, लाश को देखते हैं। लाश इधर पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। पोस्टमार्टम हो जाता है, कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्लियरली निकल के सामने आता है कि जो मरने वाला है उस 16 या 17 तारीख को उसकी मौत हुई है, उसका मर्डर किया गया, उसका कत्ल किया गया। लेकिन इसी बीच जब ये सारी चीज़ें, सारी कड़ियाँ खुल रही थी, इसी बीच जो मरने वाली की बहन तनु थी वो कहती कि मेरा भाई नहीं है, क्योंकि मेरे भाई से तो मेरी 21 तारीख को बात हुई थी। वो यहाँ से रतलाम एक जगह है, वहाँ गया था, वहाँ से मुझे फ़ोन किया था और मेरी उससे बात हुई थी। अब ये बात पुलिस वाले जब सुनते हैं तो उनके सामने दो सवाल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जो मरने वाला है उसकी मौत 16 से 17 तारीख को हुई, और इधर जो एक लड़की है जो महेंद्र की बहन तनु है वो कह रही है कि उसके भाई से तो उसकी 21 तारीख को बात हुई है। यानी अगर तनु सही कह रही है तो ये लाश किसी और की है, अगर तनु गलत कह रही है तो गलत क्यों कह रही है। अब इन्हीं दोनों सवालों का जो जवाब था वो बस इतना सा था कि अगर मरने वाली की कॉल डिटेल खंगाली जाए, यानी महेंद्र की कॉल डिटेल निकाली जाए जो उसके भाई की कॉल डिटेल है, अगर उसमें 21 तारीख की कॉल हुई हो तो शायद ये लाश किसी और की है। चूँकि इतनी जल्दी डीएनए वगैरह मैच करना तो आसान था नहीं। तो फिलहाल पुलिस वाले महेंद्र की कॉल डिटेल निकालते हैं, उसकी बहन से महेंद्र का नंबर लेते हैं और कॉल डिटेल जब निकालते हैं तो सच में महेंद्र के नंबर से एक कॉल उसकी बहन पे हुई थी। बहन से बातचीत हुई थी, हालचाल काफ़ी देर तक लिया गया। तो ये नंबर जहाँ से कॉल किया गया था वो जगह जहाँ ये लाश मिली वहाँ से 200 किलोमीटर दूर थी। यानी बहन तो सही कह रही थी, तो आखिर ये लाश है किसकी। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल के लिए फिर से उस कुएं की खाक खान छानना शुरू करते हैं। गोताखोर बुलाए जाते हैं और पूरे पानी में फिर से जब जांच पड़ताल करते हैं तो उसी पानी में, उसी कुएं में इस आदमी का सर भी मिलता है। सर जैसे ही निकलता है वैसे ही मामला पानी की तरह साफ हो जाता है कि ये जो लाश है ये तो इसी महेंद्र की है। यानी महेंद्र की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 16 या 17 तारीख को हुई। लेकिन इधर कॉल डिटेल कह रही है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि महेंद्र ही 21 तारीख को बात किया था अपनी बहन से, वो भी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके। अब पुलिस वाले इस कड़ी में, इस पहेली में इस कदर उलझ रहे थे, उस जगह जगह जांच पड़ताल कर रहे थे, जगह जगह छानबीन कर रहे थे। एक तरफ बहन भी सही कह रही, एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही कह रही। पुलिस वाले इन्हीं दोनों चीज़ों में उलझते हैं और लगभग हफ्तों तक छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस वाले कभी तनु के पास जाते, महेंद्र के घर आते और पूछते कि किसी से दुश्मनी हो, तो पता चलता है कि महेंद्र बेचारा 23 साल की उसकी उम्र थी, तनु की शादी पड़ी थी, उसी शादी में बिजी था, उसी में काम कर रहा था। इस बेचारे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और 23 साल की उम्र में ना कोई बिजनेस था, ना कोई किसी से पुरानी खानदानी रंजिश थी। अब पुलिस वाले फिर से हैरान परेशान। मरने वाला 16 तारीख को मर चुका है, 21 तारीख को फिर से बात कर रहा है, 200 किलोमीटर दूर जाके बात कर रहा है, कॉल डिटेल भी सही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही है, कातिल लापता है, मर्डर किसने किया, सारी चीज़ लापता है, घर वालों को किसी पे शक नहीं। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस कड़ी दर कड़ी सॉल्व करती है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, तभी अचानक से एक सिपाही जो उसी समय लाश निकालने में मौजूद था, उसके दिमाग में एक बात बार बार पिंग कर रही थी।
दरअसल जहाँ पढ़ना इतना मुश्किल था कि एक एक अक्षर को मिलाना मुश्किल हो रहा था, कमलेश सारे लोग पढ़ रहे थे, तो एक आदमी अकेले कैसे महेंद्र पढ़ सकता है। अब इस बात के लिए जब उस पुलिस वाले के दिमाग में आता है कि एक आदमी कैसे इतना सटीक पढ़ सकता है, इतने कॉन्फिडेंस में पढ़ सकता है और अपने बयान पे लास्ट तक टिका रहता है, तो आदमी की इतनी सटीक पढ़ने की वजह क्या है। अब वो सिपाही इस बात की जिक्र जब अपने आला दर्जे के अफसरों से करता है, तो ये बात कहीं ना कहीं उन अफसरों के दिमाग में भी अब घर करने लगी। सारे लोग अब उस आदमी के, जितने पुलिस वाले थे, उस आदमी के बारे में पता करते हैं, तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम महावीर है। महावीर महेंद्र के घर अक्सर आता था, महेंद्र की जो छोटी बहन है उससे राखी बंधवाता था, उसे बहन मानता था, बड़ा घनिष्ठ संबंध था, घरेलू संबंध था। लेकिन पुलिस वाले थे किस बात पे टिके थे कि एक आदमी अचानक से इतनी सटीकता से पढ़ नहीं सकता। पुलिस वाले फिलहाल महेंद्र को उठाते हैं, माफ कीजिएगा, महावीर को उठाते हैं, और उठाने के बाद जब फिर से पूछताछ करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, तो महावीर कहता है कि देखिए साहब, मैंने महेंद्र के हाथ पे वैसे ही टैटू देखा था, तो मुझे लगा कि शायद ये महेंद्र की ही लाश है, इस वजह से मैंने चीख के कहा कि नहीं साहब ये महेंद्र लिखा है। तो पुलिस वाले दूसरा सवाल पूछते हैं कि अगर चलो तुम्हें लग गया कि ये महेंद्र की लाश है, तो तुम्हारा तो अजीज था, तुम्हारा अपना था, तो तुम्हारे हाव भाव क्यों नहीं परिवर्तित हुए? तुम्हें रोना चाहिए था, तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, तुम्हें जिद करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने बस लाश की शिनाख्त की और शिनाख्त करके तुम वहाँ से चले गए। ये चीज़ें अचानक से नहीं हो सकती। महेंद्र महावीर बार बार उस चीज़ को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो महेंद्र टूटता है, और टूटने के बाद कहता है कि साहब मैंने ही महेंद्र को मारा। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं और आसपास के लोग सुनते हैं, गांव के लोग सुनते हैं, तो सारे लोग परेशान कि एक आदमी जिसका इस घर से इस तरह घरेलू संबंध था, इस तरह प्यार था, बेटे जैसे मानते थे, बहनें जो थी भाई जैसा मानती थी, तो अचानक से ऐसी कौन सी बात आ गई जिस वजह से इसने कत्ल किया। तो जब पुलिस वाले महावीर से सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसके बाद जब महावीर उगलना शुरू करता है, तो सारे पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल महावीर बताता है कि जो उसकी बहन तनु है महेंद्र की, उसका महावीर से अफेयर था कई साल पहले। दरअसल जो तनु है और महेंद्र है, उसकी जो छोटी बहन है, ये तीनों अपने मामा के घर रहते थे। वहीं पास के मोहल्ले में महावीर भी रहता था। महावीर एक दिन जब घूमने जा रहा था तो देखता है कि उसके मोहल्ले में एक लड़की आई है, उसका एक भाई आया है और एक छोटी बच्ची आई है। महावीर इस चीज़ को देखता है, देखने के बाद उस लड़की के प्रति, तनु के प्रति आकर्षित होता है। आकर्षित होने के बाद फिर दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों का प्यार जो था परवान चढ़ने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी दोनों के लिए कि महावीर जो था वो कनौजिया था और जो ये तनिष्का और तनु थी ये कुछ और थी, तो दोनों में शादी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल थी। महावीर बार बार अब तनु से मिलने की कोशिश करता, तनु भी इससे मिलना चाह रही थी, लेकिन घर से अचानक से इसे निकल नहीं सकती थी। तो महावीर ने प्लान बनाया कि अगर मैं तुम्हारे घर में एंट्री कर लूँ, किसी तरीके से तुम्हारे घर वालों का भरोसा जीत लूँ, उनसे एक संबंध हो जाए, तो मैं जब चाहूँगा तब तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। इसी प्लान के तहत महावीर तनु की छोटी बहन को अपनी मुँह बोली बहन बनाता है, उससे राखी बंधवाता है। अब जब छोटी बहन से भाई बहन का संबंध हो गया, तो बड़ी बहन अगर नहीं भी रख रही तो घर वाले डाउट नहीं करते। महावीर जब चाहता तब घर पे आता, जब चाहता तब मिलता, जो चाहता वो करता, जब चाहता इन दोनों बहनों को घुमाने लेके जाता। और इसी बीच महावीर की जो दोस्ती थी अब महेंद्र से भी होने लगी। महेंद्र से भी अच्छे खासे संबंध थे, लेकिन महेंद्र ने धीरे धीरे नोटिस किया कि जो महावीर और तनु है, इन दोनों में अब भाई बहन जैसा संबंध नहीं है। कुछ दिन तक महेंद्र डाउट करता है, उसके बाद इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ता है। पकड़ने के बाद अपनी बहन तनु को डांटता फटकारता है, महावीर को भी समझाता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहना। महावीर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन फिर दोनों में वही जात वही सारी चीज़ें आती हैं। महेंद्र इस बात के खिलाफ हो जाता है और अंत में जब सारी चीज़ें चल ही रही थी और इसी बीच महेंद्र को पता चलता है कि जो महावीर है उसको उसकी बहन तनु ने कुछ पैसे भी उधार दिए हैं, तब महेंद्र महावीर के पास आता है, अपने पैसे मांगता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, मेरे सारे पैसे दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और इसी बीच जो तनु है अब वो बड़ी हो चुकी थी और राजस्थान में एक प्रथा है आटा साटा। इस प्रथा में
ये प्रथा एक समय के लिए बड़ी सही थी, लेकिन आज ये समाज के लिए एक नासूर बन चुकी है। दरअसल जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि आटा साटा एक ऐसी प्रथा है, जब बेटियों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता था, राजस्थान में बेटियों को मार दिया जाता था, तो उस समय कुछ बुद्धिमान लोगों ने इस प्रथा को निकाला कि हम उसी घर में अपनी बेटी देंगे जिस घर की बेटी हमारे घर में आएगी, यानी एक हाथ से बेटी थी, दूसरे हाथ से बेटी ले। तो इसी आटा साटा की तहत जो तनु थी उसकी सगाई दूसरे लड़के से फिक्स हो गई। लेकिन तनु थी कि वो महावीर के प्यार में पागल थी। महावीर से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। महावीर कहते हैं मैं तुम्हारे भाई को समझाऊंगा। लेकिन तनु कहती है कि मेरे भाई को तुम चाहे जितना समझा लो, मेरा भाई मानने वाला नहीं। तनु बार बार जिद करती है कि कुछ ऐसा करो, मेरे भाई को रास्ते से हटाओ। महावीर कहता है कि नहीं, तुम्हारे भाई को मैं समझाऊंगा, वो मान जाएगा। लेकिन जब तनु बार बार जिद करती है और कहीं ना कहीं महावीर को लगता है कि जो महेंद्र है वो नहीं मानेगा, तो इसके बाद ये सारे लोग मिलके महेंद्र को मारने का, उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगते हैं। प्लान कई दिन पहले से बनने लगता है, लेकिन प्लान आइडिया तो आ चुका था कि कत्ल करना है, मारना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि मारना कैसे है और मार के बचना कैसे है। तो इसके बाद जो महावीर है वो तरह तरह की सीरीज, तरह तरह के क्राइम स्टोरीज और तरह तरह की मूवीज़ को देखने लगता है, महीनों तक देखता है, और अंत में उसके हाथ लगी अजय देवगन की दृश्यम। और शायद हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर हमारे देश में दृश्यम से न जाने कितने लोग इंस्पायर होकर कत्ल कर चुके हैं। ऐसी ऐसी मूवीज़ बन जाती हैं। मूवीज़ समाज को आईना दिखाने के लिए होती हैं, लेकिन उसका ऐसा दुरुपयोग शायद ही कहीं हुआ हो। दृश्यम देखता है जिसमें अजय देवगन कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद लाश नहीं मिलती, शायद दृश्यम पार्ट 2 में भी नहीं मिली। उस मूवी को देखता है और उसी मूवी के तहत अब ये भी कत्ल करने का प्लान शुरू करता है। प्लान बन चुका था, कत्ल करना है। इसी बीच 12 तारीख को जो तनु और महावीर है, उनकी जो बुआ है कोटा में, उनके घर एक छोटा सा बर्थडे प्लान था, बर्थडे पार्टी हो रही थी। 12 तारीख को ये तीनों लोग, महेंद्र, तनु और उसकी छोटी बहन, ये तीनों लोग उस जगह पे जाने के लिए रवाना होते हैं। और इसी बीच महावीर फ़ोन पे कहता है कि जब आने लगना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि कत्ल उसी रास्ते में मैं करूँगा। महावीर जो है कह देता है, तनु चली जाती है। उसका भाई जो महेंद्र वो छोड़ के लौट आता है। लौटने के बाद अब सारी चीज़ें महावीर और तनु बनाने लगते हैं। 16 तारीख को जब वहाँ से लौटना होता है तो तनु जो है अपने भाई को फ़ोन करती है महेंद्र को और कहती है कि भैया मैं गंगराज चौराहे के पास पहुँचने वाली हूँ, आप आके मुझे रिसीव कर लो। इसके बाद जो महेंद्र है पैदल ही निकलता है अपनी बहन को रिसीव करने के लिए, और इसी बीच रास्ते में उसे महावीर मिलता है अपनी बाइक लेके। महावीर उससे कहता है कि भाई जो भी कुछ हुआ तो ठीक है, आओ एक बार बैठ के बात करते हैं, थोड़ा सा गांजा वगैरह पीते हैं। अब महेंद्र भी गांजे का शौकीन था, वो गांजा पीने के लिए उसी हनुमान मंदिर के पास इसके साथ चला जाता है 16 तारीख को ही। उसके बाद गांजा पीता है और महावीर ने बड़ी चतुराई से उस गांजे में कुछ नशे की दवा मिलाई हुई थी। महेंद्र गांजा पीता है, गांजा पी के बेहोश होने लगता है। इसी बीच महावीर अपने 2 दोस्तों को और बुला लेता है। अब ये तीनों लोग मिलके उसको वहाँ से एक दूसरी जगह लेके जाते हैं। वहाँ उसके हाथ पाँव को तार से बांधते हैं, बांधने के बाद उसका गला कसते हैं, गला काट भी देते हैं। अब इस बात में भी कई पहलू हैं। कुछ लोग का मानना है कि जो गर्दन है वो सड़ के गिर गई थी, और कुछ लोग का मानना है कि गला काट दिया गया था। अब अपने आप में भी एक चर्चा का विषय है। इसके बाद उस लाश को फिर से उसी हनुमान मंदिर के पास लाते हैं, उसको कुएं में फेंकते हैं। फेंकने के बाद जो महावीर है वापस घर पे आता है, तनु और इनकी बहन से मिलता है, उनको रिसीव करता है, घर पे पहुंचाता है और कहता है कि ये दोनों आ रहे थे, मैं रास्ते में मिल गया। इसके बाद जो तनु है सेम तरीके से नाटक करती, नाटक करके कहती है कि भैया को मैंने बुलाया था, भैया नहीं है, वो तो महावीर भैया हैं जो मुझे लेके वापस आए। इसके बाद ये सारे लोग 4 दिन तक सेम तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उसके बाद 21 तारीख को जो महावीर है वो महेंद्र के मोबाइल को अपने पास रखता है और अपने मोबाइल को घर पे ही छोड़ देता है कि कभी महेंद्र का नाम हो, महेंद्र इस मामले में फंसे तो महेंद्र की जो लोकेशन है वो घर पे ही मिले। अपनी मोबाइल को घर पे छोड़ता है और महेंद्र की मोबाइल को लेके चित्तौड़गढ़ से 200 किलोमीटर दूर रतलाम जाता है। वहाँ जाके तनु की मोबाइल पे फ़ोन करता है और बात करने की एक्टिंग करता है ताकि कभी मामले की जांच हो तो फ़ोन उठा भी दिखे और कुछ देर बातचीत भी दिखे। एक्टिंग करता है। एक्टिंग करने के बाद
फिर वहाँ पे फ़ोन किसी जगह पे फेंकता है और फेंक के वहाँ से चुपचाप घर पे आता है। और जब 5 तारीख को लाश मिलती है और ये डेली उसी कुएं के पास जाता है कि अगर कभी लाश दिखे तो स्थिति को मैं संभाल सकूं। इस वजह से ये डेली उस जगह पे जाता है। जाने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटा रहता है। लेकिन इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कॉन्फिडेंस में बोल दूंगा तो शायद पुलिस वालों को मेरे पर भरोसा हो जाएगा, मैं इस मामले में फंसूंगा नहीं। इसी वजह से इसने वहाँ पे कमलेश को करेक्ट करके फट से महेंद्र बोला और वहाँ पे ये फंस गया। अब इसके बाद पुलिस ने इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया और जो 3 लोग कत्ल में शामिल थे उसमें एक नाबालिग भी था, तो उसे बाल सुधार गृह भेजा। और तनु को और बाकी सारे लोगों को अब कोर्ट लेके जाएगी और जो भी कोर्ट का फैसला होगा इस मामले में वो सज़ा होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। और इस कहानी को अगर आप ध्यान से समझे तो एक बहन जो किसी एक दूसरे लड़के से प्यार करती है, इस वजह से अपने ही भाई के कत्ल के लिए उस आदमी से जिद करने लगती है और अंत में जिद करके अपने ही भाई का कत्ल करवा देती है। तो अपने आप में सोचिए कितनी सोचने की बात है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कमेंट आप करना चाहें तो आप करिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।